मीटिंग की तो रिकॉर्डिंग ही नहीं की हमने। ये तो मेरे माइंड में रिमाइंड ही नहीं रहा सर। वो जब मैंने उसको वो बंद कर दिया तो फिर मुझे याद आया कि यार वो तो उसको तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। चलिए सर, अब क्या हो सकता है? असल में बड़े शहजादे ऐसे होंगे जो कि शहजादे शहजादियां जिन्होंने क्लास लेनी नहीं है, एंड पे वो सुन रहे होंगे उस वक्त जो है वो। चलें फिर उसका कुछ देखते हैं कि क्या किया जाए। और भी साकिब, पेपर कैसा हुआ? अस्सलाम वालेकुम सर, अच्छा हो गया था सर। गुड। सर वैसे सबसे टफ पेपर आपके बने थे। ना करो यार। सर सबसे टफ पेपर आपके, दोनों पेपर बहुत टफ थे आपके सर। यार मैंने तो सीधे सीधे से पेपर दिए थे, कोई इतना कोई पुट्ठा काम तो किया नहीं था हमने। सर ये थोड़ा बहुत हमें आता था, वो भी दिमाग से निकल गया था। क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन से लंबे तो आंसर थे सर, सॉरी आंसर से लंबे क्वेश्चन थे। हाँ, वो बस डायरेक्ट बात असल में की भी नहीं थी क्योंकि मटेरियल आपके पास है, पेपर ऑनलाइन है, तो अगर वो बिल्कुल ही सीधे सीधे दे देता तो फिर तो कॉपी पेस्ट ही था ना। तो इस वजह से फिर मैंने कोशिश ये की कि यार बिल्कुल सीधी सीधी सी चीज़ें ना हो, बिल्कुल ही सीधा ना हो लेकिन इतना टेढ़ा भी ना हो कि लोगों से जो है तो वो हो ना रहा हो। सर आपने चेक किए हैं पेपर्स? नहीं यार, असल में पिछले तकरीबन कोई, अब वो लास्ट वीक भी क्लासेस मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं यहाँ था ही नहीं। 10-12 दिन तो मैं गांव में था। गांव में मेरे वो नहीं आते सिग्नल्स, वैसे ही बहुत उसमें, यानी सिग्नल्स हैं तो सही लेकिन नेट का बहुत ज़्यादा इशू है। वो कोई क्लास कनेक्ट हो नहीं पा रही थी। अब मेरे पास, मैं वो 3 ट्राई की मैंने। वारिद ट्राई की, वारिद तो खैर बिल्कुल, वारिद की तो पे तो कॉल भी प्रॉपरली नहीं हो पा रही थी। यूफोन पे भी वो नहीं हो रहा था, नेट उसका भी ठीक नहीं आ रहा था। जोंग कनेक्ट तो हो जाती थी क्लास, लेकिन अ, वो बार बार मेरी इतनी डिस्कनेक्ट होती रहती थी कि वो समझाते समझाते ही मामला फिर वापस पहुंच जाता था। तो आखिर में फिर मैंने कहा कि यार रहने देते हैं। तो जब वो वापस आने से एक आध दिन पहले मुझे पता लगा कि यार उधर टेलीनॉर का नेटवर्क फिर भी गुजारा कर जाता है, लेकिन उस वक्त तक खैर फिर वो चीज़ निकल गई थी। तो बस बिजी था बहुत ज़्यादा शदीद, नहीं की अभी तक बिल्कुल चेक। यार लास्ट टाइम हमारी बात कहाँ तक पहुंची थी? हमने
शेयर्स की क्लासेस पे बात की थी और इसके अलावा किस चीज़ पे बात हुई थी हमारी? सर सही मुझे याद तो नहीं है अभी। रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ ओन शेयर्स बाय कंपनी पे तो बात हुई है ना हमारी, वेरिएशन इन शेयर कैपिटल पे तो आई गेस जी सर, यहाँ तक तो हुई है। इसका क्वेश्चन भी आया था सर पेपर में। मॉर्टगेजेस और चार्जेस पे शायद बात नहीं हुई हमारी, यहाँ हमने सिर्फ स्टार्ट किया था जी सर, इस पे नहीं हुई। इसको और हम प्रॉपरली देख नहीं सके थे। चलें इसी से ही स्टार्ट लेते हैं। बोरोइंग पावर्स हैं। फाइल मेरा ख्याल है कि मैं इसकी ऑलरेडी आप लोगों को भेज चुका हूँ और चलें बाकी देख लेते हैं। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग ऑन ही है ना? हाँ जी। अच्छा, बोरोइंग पावर्स जो हैं कंपनी की वो कि कंपनी क्योंकि उसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है तो कंपनी अपने बिहाफ पे भी बोरो जो है वो कर सकती है अगर वो करना चाहे तो। और ये जो पार है ये बेसिकली उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू जो है वो उसको मिलती होती है। और शेयर्स इशू करने हैं या कोई लोन लेना है बैंक से या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इशू करने हैं जिस जो कि इंटरेस्ट बियरिंग हो और जिसकी वजह से कंपनी उधार ले सकती हो, ये इस चीज़ की उसको इजाज़त दी जाती है क्योंकि कंपनी की एग्जिस्टेंस कानून भी मानता है और क्योंकि उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस की वजह से वो उसको एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे ट्रीट किया जाता है। तो जैसे कोई भी बोरो कर सकता है तो ये भी बोरो भी कर सकते हैं और ऐसी सिक्योरिटीज भी इशू कर सकते हैं जो कि इंटरेस्ट बियरिंग हों भी और ऐसी भी इशू कर सकते हैं जो कि ना हो। तो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज में जैसे जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, डिस्काउंट बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं जो कंपनी इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कि जीरो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कंपनी वो भी इशू कर सकती है अगर इशू करना चाहे तो। कंपनी लोन भी ले सकती है, कंपनी सुकूक्स भी इशू कर सकती है। सुकूक SUKUK सुकूक। सुकूक जो है वो पता है सुकूक क्या होता है? नहीं सर, नो सर। अच्छा, बॉन्ड्स का नाम तो सुना हुआ है ना कि बॉन्ड्स क्या होते हैं? जी सर। बॉन्ड क्या होता है? सर कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है पब्लिक को और उनसे पैसा फंड्स के लिए जनरेट करती है, शुक्र फंड्स के तौर अल्हम्दुलिल्लाह। पर। गुड, शाबाश। मैंने कहा ये ना हो कि क्योंकि जब भी मैं वो बॉन्ड्स वगैरह किसी से पूछता हूँ या कोई बात होती है तो वो आगे से मुझे पहली एग्जांपल जो सुनने के लिए मिलती है वो प्राइस बॉन्ड होता है। तो मैंने कहा यार ये ना हो कि यहाँ से भी मुझे प्राइस बॉन्ड सुनने के लिए मिल जाए तो कंफर्म कर लिया जाए। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि कंपनी इशू करे जिसकी वजह से कंपनी फंड्स जनरेट करे
लॉन्ग टर्म नेचर के, ठीक है, फंड्स जनरेट किए जाएं लॉन्ग टर्म नेचर के, उसको हम बॉन्ड कहते होते हैं। उधार होता है बेसिकली लॉन्ग टर्म का, और यूजुअली इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट वगैरह भी कंपनी जो है वो पे करती है। और जैसा अभी मैंने कहा कि जीरो कूपन बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, तो इन दैट केस बॉन्ड के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट आप ऑब्वियसली पे नहीं कर रहे होंगे। ऐसे बॉन्ड्स जो हैं वो यूजुअली डिस्काउंट के ऊपर जो है वो इशू किए जाते हैं, और पार वैल्यू पे उनकी रिडेम्पशन हो जाया करती है, ठीक है। तो इस्लामिक जो मोड ऑफ फाइनेंसिंग है उसमें बॉन्ड्स की जो रिप्लेसमेंट है, वो बॉन्ड्स की रिप्लेसमेंट या जो इस्लामिक बॉन्ड्स होंगे उनको हम सुकूक कहते होते हैं, SUKUK। जैसे इस्लामिक जो इंश्योरेंस है, इस्लामिक इंश्योरेंस जो है वो तकाफुल कहलाती है, और इट हैज फंडामेंटल डिफरेंसेस विद द नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। इसी तरह इस्लामिक फाइनेंसिंग जो है या इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस जो है वो उसमें फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। यूजुअली क्या बल्कि इट्स अ डेफिनेट क्राइटेरिया कि जो इस्लामिक फाइनेंसिंग है वो एसेट बेस्ड होती है। आपको उधार चाहिए, सपोज बिजनेस के लिए आपको उधार चाहिए, तो आपको एसेट लेके दिया जाएगा। दुकान खोलना चाहते हो तो किस किस्म की दुकान है, उसमें क्या चीज रखोगे? मकान है तो मकान बना के दे देंगे, बनेगा आपकी मर्जी का ही, लेकिन मकान बना के दिया जाएगा। मकान की कीमत आपके साथ तय कर ली जाएगी, और बात जो है वो ऐसे चलती होती है। तो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस इज बेसिकली एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग। तो खैर, बात जो है वो सुकूक्स से स्टार्ट हुई थी। तो जो सुकूक है, सुकूक बेसिकली इज एन इस्लामिक बॉन्ड, और इसमें कि जो भी हमने बात की कि ऐसी सिक्योरिटीज भी बिजनेस या कंपनी जो है वो इशू कर सकती है जो कि इंटरेस्ट बियरिंग हो, और ऐसी भी इशू कर सकती है जो कि इंटरेस्ट बियरिंग ना हो, जिसकी भी हमने एग्जांपल्स जीरो कूपन बॉन्ड की और बाकी जो है वो हमने डिस्कस कर ली। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है जी सर। अच्छा, फिर इसमें है कि रिस्ट्रिक्शन बोरोइंग के ऊपर कंपनी की ये है कि बाज़ कंपनीज ऐसी हैं जो कि हमने डिस्कस किया हुआ है कि उसमें आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना ज़रूरी है, वरना बिजनेस जो है वो आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं अगर आपने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं लिया हुआ है। तो ऐसी कंपनीज कौन कौन सी हैं बता सकते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना किस किस्म की कंपनी के लिए जरूरी है?
सर पहले तो कंपनी रजिस्ट्रेशन का लेती है, हाँ हाँ, वो तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ करवाती है, उसके इनकॉर्पोरेशन हो गया ना। जी हाँ जी। उसके बाद फिर उनको बिजनेस रन करने के लिए फिर वो लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। हर कंपनी को लेना पड़ता है या इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं? सर ये मुझे अभी नहीं याद। चलिए, ये हमने मिड टर्म से पहले पढ़ा था। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जैसे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और भी हमने अब दिल चाह भी रहा है कि बताऊं, लेकिन बहरहाल जहाँ पे हमने ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का अलहदा से वो था, हेडिंग थी, और अलहदा से पार्ट था जिसमें सिर्फ वो चीज़ डिस्कस की गई थी। हिंट के तौर पे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना जरूरी नहीं है। अब क्यों जरूरी नहीं? उसकी भी फिर पीछे रीजंस और लॉजिक है ना, कि प्राइवेट कंपनी ने तो वैसे भी प्राइवेट प्लेसमेंट करवानी है, प्रोस्पेक्टस तो वो इशू कर नहीं सकती। पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस इशू करके मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक उनको शेयर्स की अमाउंट रेज करनी पड़ेगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी हमने पढ़ी थी कि क्या होती है, और जब वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक की अमाउंट रेज कर लेंगे बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस, सॉरी, बाय इशूइंग शेयर्स, तो फिर उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दिया जाएगा कि हाँ जी ठीक है, अब आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ठीक है, हम आपको इजाजत देते हैं कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस वक्त तक कंपनी ने सर्टिफिकेट, उन कंपनीज के लिए ये बात की जा रही है जिनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जरूरी है, तो जब तक उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल ना किया हो, जिसका आसान मतलब ये है कि जब तक उन्होंने शेयर्स इशू नहीं कर दिए, जब तक उन्होंने शेयर्स इशू करके अमाउंट रेज नहीं कर ली, उस वक्त तक उनको इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो उधार लें। पहले भाई अपनी वर्थ प्रूव करो, शेयर्स इशू करो, अपने आप को इस काबिल साबित करो कि तुम उधार लिए बगैर भी काम चला सकते हो, क्योंकि तुम पब्लिक कंपनी हो, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तुम्हारे साथ, लोगों का पैसा स्टेक पे है, डूब सकता है, तो पहले तो अपनी वर्थ प्रूव करो कि हाँ तुम बगैर उधार लिए भी काम चला सकते हो, तो ठीक है, फिर हम तुम्हें इजाजत दे देंगे कि यार इस तरह कर लो, चलो, क्योंकि तुमने वर्थ प्रूव कर ली है अपनी, अब आप ठीक है, उधार लेने के लिए भी आपको इजाजत है। तो जिस कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिसने ले लिया है, उस कंपनी को ठीक है कि हम इजाजत दे रहे हैं कि आप अगर उधार भी लेना चाहें तो हमारी तरफ से आपको इजाजत है, आप उधार भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जरा रिस्ट्रिक्शन है बोरोइंग के ऊपर कि उधार जरूर लें, लेकिन पहले उधार लेने से पहले थोड़ी सी अमाउंट हमें रेज करके भी दिखा दें कि आप जो है वो 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिएगा।
जी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। सर आ रही है। अच्छा, अब इसमें जो बोरविंग है, बोरविंग हमने ये देख ली कि कंपनी जो है वो उस वक्त कर सकती है जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है वो उसको मिल जाए। अब इसमें कुछ ऑब्वियसली ये जो नेक्स्ट जो इन्होंने बात की हुई है इसकी अल्ट्रा वायर्स बोरविंग की। अल्ट्रा वायर्स बोरविंग वो ये है कि जो ऑब्वियसली कंपनी खुद तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी बजाते खुद तो नहीं वो करेगी, क्या कहते हैं, बोरविंग नहीं करेगी। कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर्स बोरविंग करेंगे। लेकिन अब वो डायरेक्टर्स जो है वो उसकी लिमिट क्या है? डायरेक्टर्स जो हैं वो अनलिमिटेड बोरविंग कर सकते हैं या उनके पास बोरविंग करने के लिए उनको कुछ आर्टिकल्स ने या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने कुछ लिमिट लगाई हुई है, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि कितना अमाउंट बोरो करने की आपको इजाज़त है। तो डायरेक्टर्स कर तो सकते हैं बोरविंग, लेकिन बोरविंग करने के लिए एक सर्टेन लिमिट जो है वो आप इस्टेब्लिश कर लेंगे कि इस हद तक तो आप ठीक है। सपोज दैट लिमिट कुड बी 1 मिलियन और 2 मिलियन और 3 मिलियन और 4 मिलियन, जो भी, कि इस हद तक तो ठीक है। अगर बोरविंग आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपने बोरविंग की तो दैट वुड मीन गोइंग बियॉन्ड योर अथॉरिटी, और आपको बाकायदा तौर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स आपस में मिल बैठेंगे, मिल बैठ के डिसाइड करेंगे कि भाई अब हमें सपोज 10 करोड़ उधार लेना है क्योंकि हम कोई नया एक प्रोजेक्ट शुरू करने लगे हैं। आप सारे फाइनेंस के और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये आप उसके स्टूडेंट्स हैं, तो आप कोई भी कैपिटल बजटिंग आप करना चाहते हैं, कोई आपने नया प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट करना है, दैट प्रोजेक्ट कुड बी a new machinery that you want to install, or it can be a new branch that you want to start, or a new business venture with some other company. It can be anything. उसकी आपने बजटिंग की, आपने कहा कि यार इसमें हमारा जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है that calls for, suppose, a 60-40 60% financing from the equity side and 40% financing from the debt side. तो तब हम ये है कि हमारा जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो it is at the minimum, or if the weighted average cost of capital is at the minimum, so obviously profit or the firm value would be at maximum. ठीक है जी, क्लियर है? जी सर। अच्छा, तो जी क्लियर है सर। तो ये मतलब हो गया इस चीज का जो कि अल्ट्रा वायर्स बोरविंग है। डीजल है सर, हाँ जी, थोड़ी पीछे करनी पड़ेगी फिर।
अच्छा सॉरी, आवाज़ मेरी आ रही है? यस सर आ रही है। स्क्रीन भी शो हो रही है? यस सर। अच्छा, इसमें ये फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग नज़र आ रही है जी? यस सर। अच्छा, अब कंपनी उधार किस तरह ले सकती है? ऑप्शंस तो खैर बहुत सी हैं कंपनी के पास। कुछ के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे, जिसमें से पहली जो टाइप ऑफ बोरोइंग है जो कि कंपनी कर सकती है, वो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स की सूरत में है। जिसको आपने फाइनेंस में बॉन्ड पढ़ा होगा, वो बॉन्ड बेसिकली जो है वो हमारे यहाँ पे उसको हम ज़्यादातर डिबेंचर कहते हैं। बहरहाल बॉन्ड भी जो है वो हमारे यहाँ पे भी कंपनीज में भी इशू होती हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी जो है वो इशू होती, बॉन्ड्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं। और फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी, जैसे उसने कुछ अर्से पहले भी बॉन्ड्स वगैरह फ्लोट किए थे और अब भी उसने बॉन्ड फ्लोट किए हैं कुछ अर्से पहले भी। लास्ट गवर्नमेंट में भी हुआ था इस तरह। तो अब बॉन्ड या वो जो डिबेंचर है जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली है क्या चीज़? डिबेंचर इंक्लूड्स ये डेफिनेशन कोई पढ़ेगा जी? साकिब आप पढ़ेंगे? सर मुझे 1 मिनट दे दें, मैं इसको थोड़ा जूम कर लूं फिर पढ़ता हूँ। जी जी जी। सर ये डिबेंचर की डेफिनेशन पढ़ूं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Debenture includes debenture, stock, bonds, term finance certificate or any other instrument of a अच्छा, यहाँ company. हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो डेफिनेशन में है वो ये है कि डिबेंचर इंक्लूड्स। अब लॉ में एक तरीका है चीज़ों को समझाने का। अब अगर तो आप इफ़ यू कैन बी स्पेसिफिक, तो फिर आप लफ्ज़ जो यूज़ करते हैं वो मीन्स का करते हैं। डिबेंचर मीन्स। अब ये बात हो रही हो कि अगर आपके पास एक बहुत स्पेसिफिक टारगेटेड बाउंड्री में अगर कोई चीज़ है, तो फिर आप जो है वो लफ्ज़ यूज़ करेंगे मीन्स का। यहाँ उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है इंक्लूड्स का। इसका मतलब है कि वो कुछ स्पेसिफिक उनके पास चीज़ नहीं थी, स्कोप उसका स्पेसिफिक नहीं था। तो अब इन्होंने एग्जाम्पल्स के थ्रू बात जो है वो समझानी शुरू की कि डिबेंचर इंक्लूड्स, भाई डिबेंचर में ये चीज़ें शामिल हैं। तो बस अगर जो कैरेक्टरिस्टिक्स इन चीज़ों की है तो आप समझ लें कि भाई डिबेंचर ये चीज़ होता है। ठीक है, हम कोई एक बहुत एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक्स की बात नहीं कर रहे। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो डिबेंचर हुआ करती हैं। डिबेंचर इंक्लूड्स। और पहली चीज़ जो उन्होंने कही वो डिबेंचर स्टॉक था। तो जैसे हमारे यहाँ पे होता यूँ है कि आप शेयर्स हमारे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज पे बिकते हैं। तो इस तरह बाहर के ममालिक में डिबेंचर्स की भी बाकायदा एक्सचेंज हुआ करती है, जिसके ऊपर वो जो है वो बाकायदा ट्रेड होती है। तो अब अगर कोई ट्रेडिंग नेचर का कोई डिबेंचर है जो कि बाकायदा तौर पे जिसका एक इंडेक्स है और वो भी डिबेंचर की डेफिनेशन में दाखिल है। वो भी डिबेंचर ही है बेसिकली, बेशक वो स्टॉक एक्सचेंज तो नहीं, डिबेंचर उस पे डिबेंचर एक्सचेंज पे ही क्यों ना बिक रहा हो। सेकंड एग्जांपल उन्होंने क्या दी? डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। बॉन्ड आप पढ़ ही चुके हैं कि वो क्या चीज़ होती है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले साकिब से उसकी डेफिनेशन पूछी भी थी कि बॉन्ड क्या चीज़ है, और साकिब ने हमें बताया भी था कि बॉन्ड्स बेसिकली एक लॉन्ग टर्म उधार लेने का जो है वो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट ये ज़रा थोड़े पुराने टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
ये इशू किए गए थे, 1 मिनट के लिए ज़रा, नमल रावलपिंडी जा रहा हूँ। अच्छा, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स ये ज़ियाउल हक साहब के दौर में इशू किए गए थे। ज़रा थोड़ी सी पुरानी चीज़ें हैं और हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म नेचर के ही होते हैं, तो इसी वजह से खैर बहरहाल इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक्स यही वाली होती हैं। टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट है कि इसकी एक मुद्दत जो है वो ऑब्वियसली इसकी वो होती है, और इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह की पेमेंट होती रहती है वगैरह वगैरह। सर ये अब यूज होते हैं, आप खत्म हो गए? यार ये भी जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, वो अभी तक लॉ में वो जिक्र वगैरह और वो उनका है, लेकिन वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अब उनका नहीं रहा। सिंपल इंटरेस्ट है, कहने को तो पढ़ा भी दिया जाता है और वो होता भी है, लेकिन इट्स नो मोर एक्चुअली, इट्स नो मोर इन यूज। तो बिल्कुल इसी तरह ये भी है कि ये अब इतने वो नहीं है, यानी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। जी सर। लेकिन जैसे हमने उसमें पढ़ा था, शेयर्स में भी पढ़ा था कि भाई वो पार्ट पेमेंट से भी वो हो सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि यार ये बहुत पुरानी बात है, अब तो जिस वक्त तक पूरी अमाउंट जमा ना करवाई जाए तो शेयर इशू जो है वो नहीं किया जाता। तो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट की क्या बात की हुई है उसने? साकिब सर क्या बोला आपने? मैंने कहा इसके आगे टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट से आगे डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं वो? सर लिखा हुआ है कि टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट और एनी डेफिनेशन दोबारा पढ़ लें। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, bonds, term finance certificate or any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a mortgage or अब ये charge on the assets of a company or not. ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज उसने कही ना, जो हमने 2 दफा जिसका जिक्र अभी तक कर लिया है, और वो ये है कि और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग अ डेट, कि आपने उधार लिया हुआ है और वो बेसिकली उधार को शो कर रहा है। ये जो डिबेंचर्स हैं या बॉन्ड्स हैं या डिबेंचर स्टॉक होगा, इनमें एक चीज कॉमन होगी, और वो चीज कॉमन ये होगी कि ये लोग ये जो लोग क्या गया, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली शो ये कर रहे होंगे कि कंपनी ने उधार लिया हुआ, एविडेंसिंग अ डेट, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉर्टगेज और चार्ज ऑन द कंपनी और नॉट। अब ये जब आपको अगर तो आपकी रेपुटेशन अच्छी है और आप उधार ले रहे हैं, रेपुटेशन अच्छी है, उधार ले रहे हैं, तो इन दैट केस आपको कोई सिक्योरिटी रखवाने की जरूरत नहीं होगी, आपका नाम ही काफी है। लेकिन अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो फिर उधार देने से पहले लोग आपसे लाजमी बात है कोई ना कोई सिक्योरिटी तलब करेंगे कि यार भाई जमानत रखवाओ, तो फिर हम आपको उधार दे देते हैं, वरना हम को उधार नहीं देंगे। जैसे वो भाई मूडीज ने ये कहा कि भाई क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो गई है या इंप्रूव नहीं हुई, टाइम टू टाइम वो भी रिव्यू करते रहते हैं, और उसमें बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिसको वो देखते हुए ये कहते हैं कि यार ठीक है, क्रेडिट रेटिंग तुम्हारी इंप्रूव हुई या नहीं हुई है। उसमें फिर कर्जा मिलने में आपको आसानी हो जाती है, शराइत आपकी
नरम हो जाती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम हो जाता है। अगर आपकी रेटिंग जो शराइत होंगी वो भी ज़रा टफ किस्म की होंगी और इंटरेस्ट भी आपसे ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। तो बहरहाल एक काम तो ये हो सकता है कि आप अपने वो रखवाने के लिए आप कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखवाएंगे। ये मॉर्टगेज की जो उसने बात की, ऐसा कि आपको कोई चीज़ गिरवी रखवाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आपको कोई चीज़ गिरवी रखवाने की ज़रूरत ही कोई नहीं, आपका अपना नाम ही काफ़ी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एसेट अपना कोई गिरवी रखवाना पड़े, मॉर्टगेज करवानी पड़े, ठीक है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉर्टगेज और अ चार्ज। तो मॉर्टगेज तो ये होगी कि आपने अपना एसेट गिरवी रखवाया और आपने कर्जा ले लिया। अब ये चार्ज में क्या क्या चीज़ शामिल है, ये हम थोड़ी देर में अभी यहीं से थोड़ा सा आगे हमारे पास चार्ज भी आ रहा होगा कि चार्ज में जो है वो क्या क्या चीज़ जो है वो आ सकती है और उसमें उसकी डेफिनेशन जो है वो बेसिकली क्या है। तो हम उस पे इसको देख लेते हैं कि क्या क्या कुछ हो सकता है। सिर्फ एक मिनट आ रही है ना मेरी आवाज आ रही है? कॉल जारी है ना? यार आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। जी सर आ रही है। अच्छा, तो ऐसे भी हो सकता है वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट को अगर बहुत आसान अल्फाज में बयान किया जाए, इस लंबे चौड़े जुमले को, तो वो ये है कि आपके बॉन्ड्स या डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और आपके बॉन्ड या डिबेंचर अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, आसान अल्फाज में। आपके बॉन्ड्स या डिबेंचर्स सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और वो अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। अच्छा, तो डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, bonds, term finance certificates or any security evidencing a debt, whether constituting a mortgage or a charge on assets of the company or not। ठीक है जी, ये हमने बात कर ली। नीचे की जो भी डिस्कशन है, नीचे की सारी डिस्कशन बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर है कि जो इसके फीचर्स जो हमने डिस्कस किए कि वो सिक्योर्ड भी हो सकती है और अनसिक्योर्ड भी हो सकती है, तो इन्हीं फीचर्स के ऊपर जो है वो उन्होंने डिस्कशन जो है वो उन्होंने की। अच्छा, बोरोइंग जो है वो ऑब्वियसली
बॉन्ड्स के केस में भी हो सकती है, और उसके अलावा जो है वो आप लोन भी ले सकते हैं, और भी सोर्सेस जो कि आपकी इस चीज़ में मदद देते हैं कि जो सिक्योरिटी आपकी जो आप अगर शेयर इशू करना चाहते हैं तो। और फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में क्या क्या कुछ आ सकता है? एनीवन? सर आपने क्या बोला है, मुझे नॉन समझ नहीं बैंकिंग आई। फाइनेंस कंपनीज। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज आ रही है? नॉन सर आ बैंकिंग रही है पर फाइनेंस। क्लियर नहीं है इतनी। अभी भी आवाज नहीं आ रही? मैंने सर कहा आ रही कि है आपकी नॉन आवाज। बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में उसकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या कुछ आ सकता है उसमें? आप अभी भी आ रही है या अभी भी नहीं आ रही? सर आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, मैंने कहा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में क्या क्या चीज आ सकती है, एग्जाम्पल क्या हो सकती है इसकी? सर मुझे आपका जो क्वेश्चन है वो सही समझ नहीं आ रहा। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। क्लियर है? हाँ जी, सर फैक्टर हो सकता है क्लियर है। वैसे। फैक्टर क्या? सर आवाज क्लियर है, मैं मुझे नहीं एग्जांपल्स की समझ में बात आई। कर रहा हूँ कि सर फैक्टर हो सकती है। फैक्टर। सर जो फैक्टर कंपनीज होती हैं जो पेमेंट्स आपको करती हैं इनवॉइस के लिए। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इंश्योरेंस हो गई, लीजिंग कंपनीज हो गई, ये इसकी एग्जांपल्स और भी मजीद और भी हो सकती है। ठीक है, सर फैक्टर नहीं होता वैसे। हो सकती हैं, वो भी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वो बैंक तो नहीं है ना।
अच्छा, तो क्या बात हो रही थी? उदारवास के ऊपर तो हमारी बात हो चुकी है कि all other business organizations providing facilities or loan against the interest or sometimes against participation in profits of the company as per agreed terms. Or however, these loans usually are secured against the assets of the company. ठीक है, ये जो अच्छा, borrowings from other sources. अब इसमें it may include sponsors or controlling shareholders of the company who at times facilitate the company with financial help whenever it is required. जैसे कि इत्तसालात में BTCL के साथ किया कि उन्होंने कहा कि जी हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट विल हैव अ कॉस्ट और उसमें आपको कंट्रोलिंग शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, और उन्होंने सर्टन पावर्स जो थी वो भी अपने हाथ में रखी थी। तो बोरोइंग फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो ये हो गया, और बॉन्ड्स हमने देख लिए कि क्या हो सकते हैं और उसमें सिचुएशन क्या हो सकती है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखें कि उसमें आप उधार उनसे कैसे ले सकते हैं, और सिक्योरिटीज़ की टाइप्स पे बात कर लेते हैं, जिस पे अभी ऊपर थोड़ी देर पहले उन्होंने मॉर्टगेज का जिक्र किया था। तो मॉर्टगेज में यूजुअली सिक्योरिटी के तौर पे आप कोई ना कोई एसेट आप प्लेस करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म परमानेंट फिक्स्ड किस्म का होता, इमूवेबल होता। मकान हो गया, ज़मीन हो गई, जिसको आपने, वो बिल्डिंग है जिसको आप, फैक्ट्री है जिसको आप प्लेस करवा देंगे उधार लेने के लिए, और उधार ले लेंगे और आप सिक्योरिटी के तौर पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको गिरवी कहेंगे। और प्लेज में यूजुअली मूवेबल प्रॉपर्टी कोई ऐसी होती है जो कि आप सिक्योरिटी के तौर पे रखवाते हैं और उधार ले लेते होते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है उसको कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस प्लेज एज बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। अब आपने गुड्स प्लेस करवाए हैं, गुड्स या मर्चेंडाइज आपने प्लेस करवाई है, गुड्स या मर्चेंडाइज प्लेस करवा के आपने उधार ले लिया। As the definition implies, the goods or valuables of the company are physically given in possession of the lender till the debt or obligation is satisfied by the company. ठीक है, तो इसमें और उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी रखवाई हुई है, उसमें इमूवेबल होगा। A mortgage means an interest or lien created on the property or assets of the company or any of its undertakings or both as security. आपने उनका एक right create कर दिया है, means an interest or lien, आपने उनका एक right create कर दिया है कि in case of default इस asset के ऊपर अगर इसको हम बेचते हैं तो इनका right पहला होगा, इनको पहले अमाउंट पे की जाएगी और फिर बाकी जो हैं उनको अमाउंट जो है वो फिर बाद में पे की जाएगी।
और अब यहाँ पे जैसे इन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि द डेफिनेशन इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज मीन्स कि वो उसका अंडरलाइंग मीनिंग है that the term mortgage shall be used when the company agrees to transfer the title in any of its immovable property to any person against the loan or any other debt provided by that person. Immovable property जो भी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, प्लेज में मूवेबल प्रॉपर्टी रखवा रहे हैं और मॉर्गेज में आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आप अपनी रखवा रहे हैं उनके पास, और उसके ऊपर जो जो आप एग्री कर रहे हैं कि इनको हम टाइटल ट्रांसफ़र कर देंगे इन केस कि इफ़ वी फेल टू ऑनर आवर कमिटमेंट, अगर हमने डिफ़ॉल्ट किया तो डिफ़ॉल्ट किया तो फिर ये है कि टाइटल इस बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, जी सर, क्लियर है। हाँ, दूसरी चीज़ इसमें जो ज़रूरी है वो ये है कि एसेट पोजीशन में आपके ही रहेगा, इस्तेमाल आप ही करेंगे। बाहर के मुल्कों में बहुत प्रैक्टिस कॉमन है मॉर्गेज वाली, कि घर के ऊपर मॉर्गेज करवा लेते हैं और कर्जा ले लेते हैं और उस कर्जे को घर उनके इस्तेमाल में रहता है, घर उनसे लिया नहीं जाएगा। हाँ, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट पोजीशन उनके ज़रूर जो टाइटल है, खाली पोजीशन नहीं, टाइटल या ओनरशिप जो होगी वो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को चली जाएगी जिससे आपने उधार या कर्जा लिया हुआ था। तो ये दो चार इसमें ज़रा इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं। और आज की हमारी आखिरी बात कि ये चार्ज क्या चीज़ है। अ चार्ज इज़ अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट or other obligation that does not pass title of the property or any right to its possession to the person to whom the charge is given. ठीक है, अब इसमें और उसमें मॉर्गेज में फ़र्क क्या है कि चार्ज में राइट जो होगा, जो टाइटल होगा, टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होगा, टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। जबकि मॉर्गेज में डिफ़ॉल्ट के केस में टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा और ऑब्वियसली पोजीशन भी आपके पास से चली जाएगी। सर अगर चार्ज में कंपनी पे ना कर सके तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, उसका फिर लीगल क्या होगा? दोबारा से सर मैं कह रहा हूँ अगर चार्ज में अगर कंपनी हाँ, अपनी चार्ज में होता ही है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आप इसको बेच नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी, आप रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि इनकी इजाज़त के बगैर इसको बेचा नहीं जा सकता, इनकी इजाज़त के बगैर इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती है, इनकी इजाज़त के बगैर हम इसको वो नहीं कर सकते। हाँ, सेल का लफ्ज़ तो मैंने यूज़ कर लिया, सेल भी नहीं हो सकती है, मॉडिफाई भी नहीं हो सकती है, ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकती है, जिस वक्त तक ये इजाज़त नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली आप बेसिक रिस्ट्रिक्टेड तो आप फिर भी हैं। नहीं सर, अगर इवन दो के टाइटल के सर ट्रांसफर, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सर, उसकी टर्म्स अगर कंपनी पूरी ना कर सके तो फिर क्या होगा? फिर टाइटल ट्रांसफर होगा चार्ज के केस में? नहीं, वही बता रहा हूँ कि अगर वो उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया तो डिफ़ॉल्ट के केस में ये हो जाएगा कि अब डिफ़ॉल्ट के केस में अमाउंट तो पूरी करके देनी है, और जो एक पर्टिकुलर एसेट था उस एसेट के ऊपर चार्ज भी लगा हुआ है कि भाई इन्होंने इस चीज़ को गिरवी रखवा के, इन्होंने इस चीज़ को सिक्योरिटी के तौर पे रखवा के उधार लिया हुआ है। तो इन्होंने इस चीज़ को सिक्योरिटी के तौर पे रखवा के और फिर इन्होंने उधार लिया था।
तो अब इस चीज़ को ऑब्वियसली बेचा जाएगा, लेकिन टाइटल उनके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। उनकी इजाज़त के बगैर वो खुद से उसको, थैंक यू आप, उनकी इजाज़त के बगैर वो खुद से उसको बेच नहीं सकते, उनकी इजाज़त के बगैर वो खुद से उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और जब डिफ़ॉल्ट करेंगे तो फिर वो ऑब्वियसली इस चीज़ को कहेंगे कि भाई इस चीज़ को इन्फोर्स किया जाए और हमारी अमाउंट हमें रिकवर करवा के दी जाए। ठीक है, जी सर, क्लियर हो गया। चलें, आज के लिए काफ़ी है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।